वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे जर्नली रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होते हैं जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम, यानी कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते टाइम हमें फॉलो करने होते हैं। इनको फॉलो करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मोर रिलायबल हो सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, रिलायबिलिटी बनी रहे। तो इसके लिए हम इन प्रिंसिपल या गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ये जनरली गैप पर बेस्ड होते हैं। गैप, GAAP, गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है अगर हम इनको फॉलो करते हैं, ये कोई अजम्पशन है, गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही ट्रू और फेयर व्यू दिखाने लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है। यानी कि हम इंटरफर्म या इंटरफर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं उस केस में। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते टाइम इन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी कि ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी ऑनर हमारे बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है उस कैपिटल को एज अ लोन ट्रीट किया जाएगा और ऑनर को एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा। और अगर ऑनर कुछ हमारी अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम एज अ पर्सनल एक्सपेंस मानकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उस पर जो ड्राइंग्स मान के चलते हैं, पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग्स मानकर चलते हैं और उस पर हम कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करते हैं। तो इसलिए हम मान के चलेंगे जो बिजनेस है वो अलग है और जो हमारा ओनर है वो एकदम अलग है। अगर ओनर अपने पर्सनल काम के लिए कोई एक्सपेंडिचर करता है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ओनर ने अपने हाउस के लिए लिया है, अपने हाउस के लिए लिया है, तो वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर में हम नहीं लगा सकते हैं उसको, क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। क्योंकि हमने कहा है ऑनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो जो ऑनर के एक्सपेंसेस हैं, जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, हम उन एक्सपेंसेस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑनर की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ऑनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग है। यानी कि दोनों एकदम एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है दोनों की ट्रांजेक्शन अलग अलग होंगी। हमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो कंपनी यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओनर ने जो कैपिटल हमारे बिजनेस में लगाई है उसको एज ए लॉन ट्रीट करना है, ओनर को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करना है। और अगर वो हमारे यहाँ से कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स मानकर चलेंगे। तो ओनर और बिजनेस को हम दोनों को एकदम सेपरेट रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? कहता है कि हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उसमें हम उन सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की टर्म में। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो मनी की टर्म में नहीं है, जैसे कि हमारा वहाँ का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, वहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो आपस में जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो इनको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम सिर्फ जो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है हम उसे ही लेकर चल सकते हैं और उसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें जो भी ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में करनी है वो ये मान के चलनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा, फ्यूचर में उसके बंद होने के कोई भी चांसेस नहीं है। मतलब हम तो ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, फ्यूचर में उसके लिक्विडेट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। इसीलिए तो जब भी जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं तो हम एक ही साल उसको राइट ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि उसका बेनिफिट देखते हैं कि हो सकता है उसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिले, तो हम 5 साल में उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं। हम यही मान के चलते हैं ना, हम ये थोड़ा ना मानते हैं कि अगले साल हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर हम ये माने कि अगले साल हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो हमें एक ही बारी में उसको राइट ऑफ कर देने चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उसको टाइम टू टाइम राइट ऑफ करते हैं, एक एक साल कुछ कुछ अमाउंट। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा, लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, उसके जो ऑपरेशन है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेंगे। तो हमें ये मान के चलना है कि बिजनेस जल्दी से जल्दी लिक्विडेट नहीं होगा, बल्कि बहुत लॉन्ग सर्वाइव करेगा। इसके कुछ
एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक एग्जाम्पल तो इसका ये है, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स है, उसको हमने हिस्टोरिकल प्राइस पर रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि जिस प्राइस पर हमने उनको खरीदा था। फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब कुछ परसेंट उसका हर साल रिड्यूस कर देता है। तो इसी एक्सपेक्टेशन में करते हैं ना कि फ्यूचर में वो पूरी राइट ऑफ हो जाएगी। अगर ये हो कि अगले साल हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा तो हमें वो सारा एक्सपेंडिचर एक साल में ही राइट ऑफ करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलने वाला है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जो भी असेट्स है हमें उसके हिस्टोरिकल प्राइस पर ही उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, यानी कि हमें उसे करंट मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना है। जिस प्राइस पर हमने उस असेट को एक्वायर किया था, परचेज किया था, हमें उसी प्राइस पर अपनी जो असेट है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जैसे कि एग्जांपल कहता है कि फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू है हमें उसको ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर उस टाइम हमारे कोई फ्रेट चार्जेस लगे हैं या इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं तो वो सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो असेट की जो कॉस्ट होती है उसमें ऐड हो जाते हैं। सेम टाइम पर जब हमने असेट को ख़रीदा उसी टाइम पर अगर हमारे कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं या कोई हमारे फ्रेट चार्जेस लगे हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। तो उस सबको मिलाकर जो कॉस्ट आएगी वही कॉस्ट हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। हम उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड रखना, क्योंकि मार्केट वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ये जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस हैं उनके लिए तो हम पहले से ही प्रोविज़न बना कर रखेंगे, यानी कि उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हम पहले से ही प्रोविजंस बनाएंगे। लेकिन जो भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनका हम कुछ भी नहीं करते, यानी कि उनके लिए हम कुछ भी रिजर्व वगैरह क्रिएट नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ अपने जो लॉसेस हैं उसके लिए पहले से प्रोविज़न बनाते हैं, बट एंटिसिपेट प्रॉफिट को हमें नहीं देखना है। ये जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उनको देखकर नहीं चलना है। जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं, अब हमें उन्हें मिनिमाइज़ करना है, उनके रिस्क को रिड्यूस करना है, तो उनके लिए डेफिनेटली हम कोई ना कोई प्रोविज़न बनाकर चलेंगे। जैसे कि डाउटफुल डेट्स होते हैं। डाउटफुल डेट्स हमें डर होता है कि फ्यूचर में जो हमारे डेटर्स हैं हो सकता है वो डाउटफुल डेट्स में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम अपना प्रोविज़न बना के चलते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और हम अपनी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को हर साल डेप्रिशिएट करते जाते हैं, ताकि फ्यूचर में हमारे पास एक अमाउंट इकट्ठी हो जाए कि हम उसको खरीद सकें दोबारा से। और स्टॉक को हम जो हमारी मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू विच आवर इज लोअर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी वो है कि फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेट लॉसेस को तो हमें लेकर चलना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेट प्रॉफिट को हमें ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जो ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है, मटेरियल का मतलब यहाँ पर होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमें इसमें डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन अब कौन सी ट्रांजेक्शन किस बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस बिज़नेस का साइज़ कितना बड़ा है या उस बिज़नेस का नेचर क्या है। हो सकता है एक जो आइटम है वो किसी के लिए मटेरियल हो और दूसरे के लिए वो नॉन मटेरियल हो, यानी कि मटेरियल ही ना हो, मतलब एक के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरे के लिए तो वह इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि वो बिज़नेस कितने बड़े साइज़ का है। जैसे कि हमने छोटे मोटे के एक्सपेंडिचर कर दिया 10,000 रुपये के, तो अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसके लिए तो 10,000 के एक्सपेंडिचर मायने रखते हैं, उसके लिए तो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि बिलियंस में डील कर रहा है, मिलियंस में डील कर रहा है, उसके लिए 10,000 जो रुपीज़ हैं बिलियंस में डील कर रहा है वो तो उसके लिए फिर भी इतना मायने नहीं रखता है, तो वो एक तरह से इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल जैसे कि आप पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब एक्सपेंसेस हमें डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें एक ही ग्रुप में इन सबको डाल देते हैं, जैसे कि सन्ड्री एक्सपेंसेस सारे को इकट्ठा करके एक में डाल देते हैं, अलग अलग उनको डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो इनको हम एक ही ग्रुप में करके सन्ड्री एक्सपेंडिचर में ऑलवेज डाल देते हैं। तो अब ये कौन सी अमाउंट किसके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ किसके लिए इमैटेरियल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है उनका और क्या नेचर है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब भी मैंने अपनी अकाउंटिंग में कोई भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, लेकिन रिकॉर्ड हमें ऐसे ही नहीं करनी, हमें उसके रिकॉर्ड किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारे पास एविडेंस या प्रूफ होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन हुई है। यानी कि उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई टूल होना चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए।
कोई भी पर्सनल बायसेस जो रिकॉर्डर है उसके पर्सनल बायसेस के बेस पर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। उसके पर्सनल बायसेस हमारी जो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने कोई सेल करी तो हम अपने रिवेन्यू को ऐसे ही रिकॉग्नाइज नहीं कर लेंगे जब तक कि हमारे सपोर्ट में उसके सपोर्ट में इन्वॉइसेस नहीं होंगे या फिर डिलीवरी का कोई नोट नहीं होगा। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी उसके बेसिस पर ही हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके कुछ एविडेंस होने चाहिए, अदरवाइज हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि हमें एक कंपनी को हर साल अलग अलग मेथड का यूज़ ना करके एक ही मेथड का यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब है जैसे कि हमारे डेप्रिसिएशन है उसके बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगा सकते हैं, हम WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर साल यूँ नहीं कि एक साल तो हमने WDV लगा लिया, एक साइड हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लिया, अगले साल फिर चेंज कर दिया। मतलब हमें टाइम टू टाइम दोबारा चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम दोबारा चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट ये होता है कि मैं एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए हैं। ना ही मैं एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेरिजन दूसरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों का डिफरेंट मेथड है। तो ये कहता है कि हमें कंसिस्टेंट मतलब होता है एक ही पे लगे रहना चाहिए। एक ही मेथड अगर हमने अडॉप्ट किया है तो हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए, बारी बारी हमें चेंज नहीं करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंटरफर्म या इंट्रा फर्म कंपैरिजन बहुत ही ईजिली हो सके। अगर ये इसने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड को फॉलो करें, जहाँ तक हो सके हमें एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम दूसरा मेथड फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छा शो कर सकते हैं या फिर वो कोई ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम दूसरा मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पर जहाँ तक हो हमें एक ही मेथड को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, एक कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रही है तो उसको बारी बारी चेंज नहीं करना कि पहले WDV कर ले, अगले साल फिर स्ट्रेट लाइन कर ले, फिर उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी वो एक साल की दूसरे साल से कंपेयर नहीं हो सकती हैं। तो हमें एक ही रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लीफो फॉलो किया था, हम लीफो ही फॉलो करें या फीफो ही फॉलो करें या एवरेज वाला ही फॉलो करें। तो हमें बारी बारी मैथड्स को चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल जो है ये हमें बताता है कि जो भी रेवेन्यू है अगर मैंने उसको अर्न कर लिया है तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिख दूंगी। मतलब मुझे ये वेट नहीं करना है कि मुझे अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, जैसे ही हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन ड्यू होगी हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। हमें कैश बेसिस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ पर ड्यू बेसिस पर करना है। जैसे कि अगर मुझे किसी को रेंट पे करना है, ठीक है, मेरा मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है तो मेरा रेंट ड्यू हो चुका है, वेदर मैंने अभी उसको कैश पे नहीं किया लेकिन मेरा ड्यू तो पूरा हो चुका है, ठीक है, तो मैं उसको रिकॉर्ड जभी की जभी कर लूँगी वहाँ पर, ठीक है। और अगर मेरा कोई एक्सपेंडिचर है इस तरह से, ऐसे ही मुझे अगर कोई इनकम मिलनी है, जैसे कि अगर मुझे सैलरी रिसीव होनी है कहीं से, मेरा महीना पूरा हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो मैं हो सकता है अपनी बुक ऑफ ट्रांजेक्शन में अभी रिकॉर्ड कर लूँ उस एंट्री को। मतलब यहाँ पर ड्यू बेसिस पर हमें जो भी एंट्रीज है उनको रिकॉर्ड करना है, ना कि कैश बेसिस पर। जब कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ, अगर वो चीज़ ड्यू हो गई है, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, तो ही हम उस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके एक्सपेंस एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी एक्सपेंस है इसी पीरियड का है, इसी जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड चल रहा है इसी पीरियड का है, लेकिन अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है या मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो हमें उस टाइम का इंतज़ार नहीं करना। अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है या हमने पेमेंट नहीं की है, अगर ड्यू हो गया है, तो हम उसको सेम टाइम ही चार्ज कर देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो ड्यू हो गया। तो ये ड्यू बेसिस पर होता है हमारा एक्यूरल कंसेप्ट। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन क्या कहता है कि जो भी रिवेन्यू है, रिवेन्यू जो भी हमारी रिवेन्यू है उसको हम रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे, जब तक गुड्स हम उसको मतलब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो जब भी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, जब मेरी सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी ना, जब मैं उस गुड्स को उसको डिलीवर कर दूंगी तो मेरी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने किसी कस्टमर को कोई गुड सेंड किया, लेकिन वो गुड सेंड किया था रिटर्न बेसिस पर कि अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो हो सकता है वो मुझे वापस भी भेज दे। तो मैंने उसको गुड्स डिलीवर कर दिया, लेकिन मैं अभी भी उस गुड्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, यानी कि अभी भी मैं उसको रियलाइज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है उसको पसंद आए तो मुझे वापस भेज दे। तो मैं जब तक उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूँगी जब तक कि वो कस्टमर जो है मुझे कन्फर्मिटी नहीं दे देता कि उसने उसको बाय कर लिया है, क्योंकि मैंने सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर भेजा है, इसका मतलब ये नॉर्मल सेल नहीं है। अभी मैं क्लोजिंग स्टॉक में से अपना क्लोजिंग स्टॉक कम नहीं कर सकती और सेल को नहीं दिखा सकती जब तक कि जो हमारा कस्टमर है उसको कंफर्म नहीं कर देता है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर अब मटेरियल और फुल डिस्क्लोजर एक दूसरे के अपोजिट है। मटेरियल तो कहता है हमें सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन फुल डिस्क्लोजर जो है ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हमें सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, हमारी सारी ट्रांजेक्शन को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे वो मटीरियल हो चाहे इमटीरियल हो, तभी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी तो सेम ही है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें बारी बारी मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए। जैसे फीफो फॉलो करें तो फीफो ही करें, लीफो करें तो लीफो ही करें, डेप्रिसिएशन के लिए अगर डब्ल्यूडीवी कर रहे हैं तो वही करें, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो वही करें, बारी बारी चेंज नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जो इंटर फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म कंपैरिजन बहुत ही ईजिली हो सके। नेक्स्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस कहता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे यूज़र्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। यूज़र कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे यूज़र्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कि ये जो यूज़र्स है ना, इनको सेटिस्फाई कर सके, यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव जो है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अचीव हो जाए। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।